नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मैथिली चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे वाकाटक राजवंश। चलिए आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए, वाकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी के लगभग विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने की थी। विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने की थी। इसके पूर्वज सातवाहनों के अधीन बरार के स्थानीय शासक थे। मैंने सातवाहन जिस समय शासक कर रहे थे उसमें बरार के स्थानीय शासक थे, अर्थात ये छोटे जगह के शासक थे। विंध्य शक्ति के पश्चात उसका पुत्र प्रवरसेन प्रथम शासक हुआ। वाकाटक वंश का वह अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। पुराणों से पता चलता है कि उसने 4 अश्वमेध यज्ञ किया था। आप अश्वमेध यज्ञ का आप जानते हैं कि जो अश्वमेध यज्ञ हुआ था और लव कुश में लोग पकड़े थे, वही कहानी है अश्वमेध यज्ञ की। तो वाकाटक वंश की स्थापना विंध्य शक्ति किया है और उसका पुत्र प्रवरसेन ये अच्छा शासक हुआ। प्रवरसेन के पश्चात वाकाटक साम्राज्य 2 शाखाओं में विभक्त हो गया, प्रधान शाखा तथा वाशीय शाखा। गुल्लम वरस गुल्लम दोनों शाखाएं समांतर रूप से शासन किया। दोनों शाखाओं ने समानांतर रूप से शासन किया। प्रधान शाखा के प्रमुख राजा रुद्रसेन प्रथम प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल, प्रवरसेन द्वितीय, नरेंद्र सेन एवं पृथ्वी सेन द्वितीय। ये दिया हुआ कि प्रधान शाखा के प्रमुख राजा कौन कौन से हुए। तो रुद्रसेन प्रथम हुए जो 335 से 360 ईस्वी तक शासन किए। उसके बाद प्रभावती जी आती हैं, प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल। और प्रवरसेन द्वितीय, नरेंद्र सेन, प्रभावरी पृथ्वी सेन द्वितीय। आगे चलते हैं दोस्तों। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया। तो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, देखिए कहानी जुड़ रही है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह, ये जो देख रहे हैं प्रभावती गुप्ता यहां पर दिया हुआ है, प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया। वाकाटकों का राज्य गुप्त एवं शक राज्यों के बीच था। राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस संबंध को स्थापित किया था। ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह जो है रुद्रसेन द्वितीय से किया था, तो यही कह रहा है कि इस संबंध को स्थापित किया था। विवाह के कुछ समय बाद रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई। चूंकि उसके दोनों पुत्र दिवाकर सेन एवं दामोदर सेन अवयस्क थे, अतः प्रभावती गुप्ता ने शासन संभाला। यह काल वाकाटक गुप्त संबंध का स्वर्ण काल रहा। वाकाटक और गुप्त राज्य के बीच संबंध का स्वर्ण काल रहा, क्योंकि उसकी बेटी जाकर वहां पर राजा बन गई। देख रहे हैं ना, तो इतिहास पढ़ने में बहुत रोचक है, उसको समझिए। विवाह के कुछ समय बाद रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई। चूंकि उसके दोनों पुत्र दिवाकर सेन एवं दामोदर सेन अवयस्क थे, अतः प्रभावती गुप्ता ने शासन संभाला। यह काल वाकाटक गुप्त संबंध का स्वर्ण काल रहा। प्रभावती गुप्ता के संरक्षण काल के बाद उसका कनिष्ठ पुत्र अर्थात छोटा पुत्र दामोदर सेन प्रवरसेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा। प्रवरसेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा। आप देखिए, मैं आपको बताता हूं। देखिए यहाँ पर पहले प्रभावती गुप्ता शासन की है, उसके बाद प्रवरसेन द्वितीय जो बैठे हैं, इसी को ये बता रहा है। चलिए आगे चलते हैं।
पृथ्वीसेन द्वितीय वाकाटकों के प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। पृथ्वीसेन द्वितीय वाकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। उसके बाद उसका राज्य वसीम शाखा के हरिशेन के हाथों में चला गया। वासीम शाखा के हरिशेन के हाथों में चला गया। अब आगे चलते हैं। वासीम शाखा के वाकाटक वंश की इस शाखा की स्थापना 330 ईस्वी में सम्राट प्रवरसेन के छोटे पुत्र सर्वसेन ने की। प्रवरसेन के छोटे पुत्र जो है सर्वसेन ने की थी। उसने वत्सगुल्म नामक स्थान पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। वत्सगुल्म महाराष्ट्र के अकोला जिले में आधुनिक वाशिम में स्थित था। आधुनिक वाशिम में, तो महाराष्ट्र का अकोला जिला, अकोला एक महाराष्ट्र में जिला है और उस जिले में वाशिम नामक एक जगह है। चलिए आगे चलते हैं। वाशिम शाखा के प्रमुख राजा सर्वसेन, विंध्य शक्ति द्वितीय, प्रवरसेन द्वितीय, हरिशेन। हरिशेन वाशिम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। यह वाकाटक वंश का अंतिम ज्ञात शासक है। हरिशेन वाकाटक वंश के राजा प्रवरसेन द्वितीय ने मराठी प्राकृत काव्य शीतबंधु की रचना की। देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको हम लोग अच्छे समझते हैं। वाकाटक वंश के राजा प्रवरसेन द्वितीय ने मराठी प्राकृत काव्य सेतुबंध की रचना की तथा सर्वसेन ने हरिविजय नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ लिखा। आगे चलते हैं। संस्कृत की वैदर्भी शैली का पूर्ण विकास वाकाटक नरेशों के दरबार में हुआ। वैदर्भी शैली का पूर्ण विकास वाकाटक नरेशों के दरबार में हुआ। कुछ विद्वानों का मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास ने कुछ समय तक प्रवरसेन द्वितीय की राजसभा में निवास किया था। वहां उन्होंने उसके सेतुबंध का संशोधन किया। भाई बड़े कवि थे तो उसमें जो गलतियां थी उसको संशोधन किया तथा वैदर्भी शैली में अपना काव्य मेघदूत लिखा। वैदर्भी शैली में अपना काव्य मेघदूत लिखा। तो मेघदूत जो है कालिदास का है। वाकाटक नरेश ब्राह्मण धर्मावलंबी थे। वे शिव और विष्णु के अनन्य उपासक थे। ब्राह्मण धर्मावलंबी थे, वे शिव और विष्णु के अनन्य उपासक थे। आगे चलते हैं। वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय के सामंत व्याघ्रदेव ने नचना के मंदिर का निर्माण कराया। व्याघ्रदेव ने नचना के मंदिर का निर्माण करवाया। अजंता का 16वां तथा 17वां गुफा विहार और 19वें गुहा चैत्य का निर्माण वाकाटकों के शासनकाल में हुआ। अजंता के 17वां गुहा विहार और 19वें गुहा चैत्य का निर्माण वाकाटकों के शासनकाल में हुआ बताया जा रहा है। देखिए अब आगे चलते हैं। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उदय हुआ उनमें मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और गौड़ प्रमुख हैं। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति था। इनकी राजधानी थानेश्वर हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित वर्तमान थानेश्वर स्थान थी। तो पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति था। इसकी राजधानी थानेश्वर थी। थानेश्वर जो हरियाणा जिला में है, हरियाणा राज्य में है।
प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था जिसने परम भट्टारक और महाराजा धीराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण की। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन तथा 1 कन्या राजश्री उत्पन्न हुई। राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहम वर्मा के साथ हुआ। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। आगे देखिए क्या होता है। मालवा के शासक देवगुप्त ने राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक ने धोखा देकर राज्यवर्धन की हत्या कर दी। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बोधि वृक्ष बोध गया को कटवा दिया। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बोधि वृक्ष बोध गया को कटवा दिया। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की थी। हर्षवर्धन हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसने अपनी राजधानी बनाया। ये वही शशांक है जो शैव धर्म को मानने वाला था और बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। आगे चलते हैं। तो हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्ष विजयी हुआ। तो देख रहे हैं कि हर्ष जो है एक प्रतापी राजा के रूप में सामने आ रहा है। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। हेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। तो हर्ष का भी संबंध मोटा मोटी गुप्त काल से दिख रहा है। वही दिख रहा है कि हेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। हर्ष 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे तथा 643 एवं 45 में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री हेनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्याश्रय प्रदान किया तथा वह पूर्ण बौद्ध बन गया। हर्ष के समय नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। तो ये वही देखिए हर्ष कैसे आते हैं। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। हेनसांग स्वयं 6वें समारोह में सम्मिलित हुआ। तो हर्षवर्धन जो है कहा जाता है कि प्रयाग में हर प्रतिवर्ष जाते थे और अपना पूरा धन संपत्ति वहां पर दान दे करके आते थे। तो वही है कि हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। हेनसांग
स्वयं छठवें समारोह में सम्मिलित हुआ। बाण भट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्ष चरित्र एवं कादंबरी की रचना की। प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नामों से ये तीनों नाटक लिख दिए। धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नामों से तीन नाटक लिखे। तो प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, इन तीनों का लेखक हर्ष माना जाते हैं, हर्षवर्धन माने जाते हैं। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। और इसमें कहानी देख रहे हैं कि एक कवि थे जिनका नाम था धावक, उनको हर्ष ने पुरस्कृत किया और वो खुश होकर के ये तीनों नाटक हर्षवर्धन के नाम से लिख दिए। लिखे खुद स्वतः और नाम दे दिया हर्षवर्धन का। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है, लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का शासक ही। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के मंत्रिपरिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। सचिव या अमात्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का शासक राजस्थानीय, ऊपरीक अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। तो राजस्थानीय या ऊपरीक या राष्ट्रीय, तो जो आज हम लोग राज्य कहते हैं उसको भुक्ति कहा जाता था और उसका शासक जो है राष्ट्रीय कहलाता था। चलिए आगे चलते हैं। हर्ष चरित्र में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया है। आगे चलते हैं दोस्तों। भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था। जिले की संज्ञा थी विषय, जिसका प्रधान विषयपति होता था। विषय के अंतर्गत कई पाठक आधुनिक तहसील होते थे। तो प्रांत को क्या कहते थे? भुक्ति कहते थे। और प्रांत जो जिले में बटा हुआ है, आज आप देख रहे हैं कि हर एक राज्य जिलों में बटा हुआ है, तो जिलों को विषय कहते थे और जिला जो है तहसील में बटे होते थे। उस समय तहसील को क्या कहते थे? पाठक कहते थे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम शासन का प्रधान ग्रामा छपट लिख कहा जाता था। ग्रामा छपट लिख कहा जाता था। ग्राम शासन का प्रधान ग्रामा छपट लिख कहा जाता था। आगे चलते हैं। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा गया है। दंड पाशिक तथा दांडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा गया है। दंड पाशिक तथा दांडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। अश्वसेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। तो अश्वसेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या माने बल का प्रयोग करने वाला पैदल सेना महाबलाधिकृत कहा जाता था। हर्ष चरित्र में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र, जल पंप का उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश पल्लव वंश। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। इसकी राजधानी कांची थी। वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। तो पल्लव धर्म का संस्थापक सिंह विष्णु, इसकी राजधानी कांची और वैष्णव धर्म का अनुयायी था।
किरातार्जुनियम किरातार्जुनियम के लेखक भारवी लेखक हैं, सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। पल्लव वंश के प्रमुख शासक हुए क्रमशः महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय और नरसिंह वर्मन नंदी वर्मन द्वितीय। तो ये हम देखे थे कि एग्जाम में ये पूछा था, ठीक है ना। तो पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु हुआ और उसमें पूछा था कि पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था। तो पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित वर्मन हुआ। अपराजित वर्मन, देख लीजिए, पूछा था किसी एग्जाम में, पूछा था, एग्जाम में याद नहीं, वो भी पीछे स्तर के एग्जाम में पूछा था। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित वर्मन हुआ। मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी। मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन की थी। महेंद्र वर्मन शुरू में जैन मतावलंबी था, परंतु बाद में तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आकर शैव बन गया था। तो चलिए आगे चलते हैं, देखिए कितने महत्वपूर्ण फैक्ट निकल करके आ रहे हैं। महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर जिन्हें रथ कहा गया है, महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर जिन्हें रथ कहा गया है का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। रथ मंदिरों की संख्या 7 है। रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। तो महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर जिन्हें रथ कहा गया है का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। रथ मंदिरों की संख्या 7 है। रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। आगे चलते हैं। वातपी कुंड और महामल्ल की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। इसी के शासनकाल में चीनी यात्री हुएनसांग कांची आया था। देखिए, हुएनसांग कांची आया था। तो अब इतना डीपली जा रहा है, देख रहे हैं ना, हम लोग ऐसे याद कर लेते हैं कि कौन कैसे आया। वातपी कुंड और महामल्ल की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। ये जो नरसिंह वर्मन प्रथम जो देख रहे हैं, ये जो एकाश्म मंदिर का निर्माण करवाया है, उसी के बारे में बात कर। नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। इसी के शासनकाल में चीनी यात्री हुएनसांग कांची आया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम शैव मतानुयायी था। इसने लोकादित्य, एकमल्ल, रणंजय, अंत्यम काम, ये सब देख रहे हैं, आदि की उपाधियां धारण की। इसने मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण करवाया था। मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण करवाया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम विद्या प्रेमी भी था और उसने विद्या विनीत की उपाधि भी ली थी। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। उसने राजाओं में सिंह, आगम प्रिय, शास्त्रों का प्रेमी, शंकर भक्त, शिव का उपासक की उपाधियां धारण की। आगे चलते हैं। उसने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे राज सिद्धेश्वरी मंदिर भी कहा जाता है। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय जो है, थोड़ा सा बहुत प्रतापी राजा दिख रहे हैं। उसने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे राज सिद्धेश्वरी मंदिर भी कहा जाता है। इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत होती है। इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई।
महाबलीपुरम में सूर्य मंदिर का निर्माण भी नरसिंहवर्मन द्वितीय ने किया। तो नरसिंहवर्मन द्वितीय जो है कांची के कैलाश मंदिर का भी निर्माण करवाए हैं, और जिसको राज सिद्धेश्वरी मंदिर भी कहा जाता है। इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। महाबलीपुरम में सूर्य मंदिर का निर्माण भी नरसिंहवर्मन द्वितीय ने किया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो कांची के कैलाश मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आदमकद तस्वीरें लगी हैं। पल्लव राजाओं और रानियों की आदमकद तस्वीरें लगी हैं। 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी नरसिंहवर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी नरसिंहवर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाली मंदिर का निर्माण नंदीवर्मन द्वितीय ने कराया। तो कांची के मुक्तेश्वर मंदिर एवं बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदीवर्मन द्वितीय ने करवाया। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुडगई अलवार नंदीवर्मन द्वितीय के समकालीन थे। तो प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमड अलवार नंदीवर्मन द्वितीय के समकालीन थे। चलिए आगे देखते हैं चोलों के बारे में। 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंसावशेष पर स्थापित हुआ। जब पल्लव वंश ध्वंस हो गया, माने विकटित हो गया, तो उसी पर चोल वंश स्थापित हुआ। इस वंश के संस्थापक विजयालय थे, जिसकी राजधानी तंजौर या तंजावुर था। तंजावुर का वास्तुकार, चलिए इसको छोड़ देते हैं, वास्तुकार छोड़ देते हैं, देख लीजिएगा जिसको देखना होगा। तो जब पल्लव वंश का वो हो गया, विघटन हो गया, तो चोल वंश वहीं पर हुआ। और चोल वंश का संस्थापक कौन हुआ? विजयालय हुआ। देख रहा है ना, 850 से 87। विजयालय ने नर केसरी की उपाधि धारण की और निशुंभ सूदिनी देवी का मंदिर बनवाया। निशुंभ सूदिनी देवी का मंदिर बनवाया। आगे चलते हैं। चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंड राम की उपाधि धारण की। चोल वंश के प्रमुख राजा थे परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, कुलोतुंग। तो ये चोल वंश भी थोड़ा सा चर्चा में रहता है। दक्षिण भारत का एक राज्य है, वंश था चोल वंश के प्रमुख राजा। तो इसमें राजराज प्रथम बहुत आपको चर्चा में दिखेंगे, राजेंद्र प्रथम भी दिखेंगे। देखिए, तकोल्लम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने परांतक प्रथम को पराजित किया। इस युद्ध में परांतक प्रथम का बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। ये चोल राजा थे, राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर, ये प्रथम याद रखिएगा, वहां के राजा महिम पंचम को भागकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहण में शरण लेनी पड़ी। राजराज प्रथम श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुमिड्डी चोल मंडलम बनाया और पोलन रुआ को इसकी राजधानी बनाया। तो देख रहे हैं कि चोल जो है श्रीलंका में भी पहुंच गए। मुमिड चोल मंडलम बनाया और पोलन रुआ को इसकी राजधानी बनाया। राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर का शिव मंदिर बनवाया। राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर बनवाया। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ।
बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम के निकट चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया। तो देख रहे हैं चोल शासक जो है राजेंद्र प्रथम बंगाल के पाल शासक महिपाल को भी पराजित किए हैं। ठीक है, हाँ, ये सब याद रखिए। गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम के निकट चोलगंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया। तो इससे इतना देखिए कि चोल शासक जो थे राजेंद्र प्रथम वो पाल वंश के शासक महिपाल को पराजित किए। आगे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी की एवं वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। इसको याद रखिए आप लोग, ठीक ना। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। आगे देखते हैं चोल काल में भूमि का प्रकार, इसको देख लेते हैं, नहीं तो फिर आना पड़ेगा। वेलन वगाई गैर ब्राह्मण किसान भूमि का स्वामी। गैर ब्राह्मण किसान, गैर ब्राह्मण किसान, गैर ब्राह्मण किसान भूमि का स्वामी। और ब्रह्मादेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। ब्रह्मादेव शाला भोग किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि। अब देखिए देवदान या तो मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि, ये ब्राह्मणों को उपहार में दी गई थी। और पल्ली चंदम जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। देख रहे हैं ना, गजनी का सुल्तान महमूद जो है, जो बाद में भारत पर आक्रमण करेगा, राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। तो देखिए कि राजेंद्र प्रथम भी एक प्रतापी राजा थे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। और राजेंद्र तृतीय अंतिम राजा थे। चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम्ब शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवाया था। तो ये विक्रम चोल जो है अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से, ठीक है ना। तो जो गरीबों के साथ अन्याय करता है वो पूरा इतिहास में भी दर्ज होता है। देख रहे हैं आप, तुलना कर सकते हैं, ठीक है ना। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था, ठीक ना। कलोतुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। जाहिर सी बात है, आप देख रहे हैं उधर जो गरीबों का शोषण। और तो कलोतुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज अर्थात विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया। तो देखिए इसका मतलब कि तिरुपति मंदिर में क्या है, भगवान विष्णु की भी मूर्ति है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। चोल शासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुंदरम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को शेरुंदरन कहा जाता था। पेरुंदरम शेरुंदरन कहा जाता था। लेखों में कुछ उच्चाधिकारियों को उड़न कुटम कहा गया है। उड़न कुटम कहा गया है, जिसका अर्थ है सदा राजा के पास रहने वाला अधिकारी। लेखों में कुछ उच्च अधिकारियों को उड़न
कूटम कहा गया है, जिसका अर्थ है सदा राजा के पास रहने वाला अधिकारी। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। प्रांत को मंडल कहा जाता था। मंडल कोट्टम में मंडल कोट्टम जो है नाडु में एवं नाडु कुर्रमों में विभक्त था। तो देखिए, प्रांत को मंडल कहा जाता था। मंडल कोट्टम में विभक्त था, कोट्टम नाडु में विभक्त था और नाडु जो है कुर्रमों में विभक्त था। नाडु की स्थानीय सभा को नाटूर एवं नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। नाडु की स्थानीय सभा को नाटूर एवं नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। चलिए आगे चलते हैं। बिल्लाल जाति की धनी किसानों को केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। बिल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मुवेद वेलन, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान, अरैयार जैसी उपाधियां दी। उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। तो ये जो सब पद हैं, चलिए आगे चलते हैं, इसको देखिएगा आप लोग। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी। तो आप देख रहे हैं ना, इतिहास पढ़ने से यही मालूम चलता है। जो आज आप देख रहे हैं ग्राम पंचायत, तो स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी। तो इस चीज को आप अपने मेंस के राइटिंग में डिक्टेट कर सकते हैं। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी। उर्व सर्वसाधारण लोगों की समिति थी, ये पूछा जा रहा है। उर्व जो है सर्वसाधारण लोगों की समिति थी, जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। तो उर जो है सर्वसाधारण लोगों की समिति थी, जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सभा या महासभा, यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी, जिसके सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था। यह सभा वरियम नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। यह सभा वरियम नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। सभा की बैठक गांव में मंदिर के निकट, वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी, जो आज सब आप लोग देखते हैं। एक बात को आप याद रख लीजिए, स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी। इसको आप खूटा गठिया लीजिए, जो गांव में कहते हैं खूटा गठियाना, अर्थात इसको अपने जेब में रख लीजिए, ठीक ना। देख रहे हैं यहाँ क्या कह रहा है कि सभा की बैठक गांव में मंदिर के निकट, वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी। व्यापारियों की सभा को नगरम कहते थे। चोल काल में भूमि उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। चोल काल में भूमि कर उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे, उन्हें मध्यस्थ कहते थे। तो देख रहे हैं ना, वेतनभोगी का मतलब इनको वेतन दिया जाता था। गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे, उन्हें मध्यस्थ कहते थे। आगे चलते हैं। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है।
उनके पास अपना घर होना चाहिए। सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से वो राजस्व वसूला जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। आगे चलते हैं। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों से किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। आजकल जो आप प्रशासन में देख रहे हैं, ये सब सारी बातें आप प्राचीन काल में भी थी। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता। तो आजकल इसीलिए इतिहास पढ़ा जाता है, इतिहास से सीखा जाता है, ठीक है ना। देख रहे हैं कि ये प्राचीन काल में भी ये व्यवस्थाएं थी जो आज आप लोग देख रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्ति भूमि को चतुर्वेदी मंगलम एवं दान दी गई भूमि ब्रह्मदेय कहलाती थी। ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि चतुर्वेदी मंगलम एवं दान दी गई भूमि ब्रह्मदेय कहलाती थी। चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पदाति सेना। चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पदाति सेना। चोल काल में कनलजू सोने के सिक्के थे। तो चोल काल में जो कनलजू है वो सोने के सिक्कों को कहा जाता था। देखिए बहुत महत्वपूर्ण, अभी पूछ लेगा तो, क्योंकि यूपीएससी में तो थोड़ा सा एंशिएंट से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन और राज्य सरकार के एग्जामों में खूब पूछा जाता है। चोल काल में कलंजू सोनों के सिक्के थे। तमिल कवियों में जैन गो मंदिर प्रसिद्ध कवि था। जैन गोंदर प्रसिद्ध कवि था जो कुलोतुंग प्रथम का राजकवि था। इसकी रचना कलिंग तुपर्णी। चलिए आगे चलते हैं। कंबन तमिल साहित्य के का त्रिरत्न कहा जाता है। तो थोड़ा सा दक्षिण भारत के इतिहास जो है, दक्षिण भारत के लोग अच्छे से पढ़ते होंगे तो उन सब के लिए दिया हुआ है। पंप, पुण्य एवं रन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं। ये लोग तमिल साहित्य थे, ये कन्नड़ साहित्य के। पंप, पुण्य एवं रन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं। पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना है। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना है। चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल काल का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल काल का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। तो चोल काल में कांस्य की मूर्तियां प्रचलित थीं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। शैव संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। शैव संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरी पट्टनम था। सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह जो है कावेरी पट्टनम था। बहुत बड़ा गांव जो कई
इकाई के रूप में शामिल किया जाता था, तनियर कहलाता था। बहुत बड़ा गांव जो कई इकाई के रूप में शासित किया जाता था, तनियर कहलाता था। उत्तर मेरू शिलालेख जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है, परांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार थी उरैयूर, तंजौर, गंगैकोंड, चोलपुरम एवं कांची। चोल काल में सड़कों की देखभाल बगान समिति करती थी। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार धान था। धान, दक्षिण भारत में धान की अच्छी खेती होती है। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार धान था। चोल काल के विशाल व्यापारी समूह निम्न थे: वलंजियार, नानादैसी एवं मणिग्रामम। विष्णु के उपासक अलवार, शिव के उपासक नयनार संत कहलाते थे। अलवार और नयनार की बात आती है तो शिव के उपासक नयनार और विष्णु के उपासक अलवार कहलाते थे। ये संत थे लोग। तो अलवार और नयनार हम लोग सुनते हैं तो ये समझ लिए कि नयनार जो है नयन से जोड़ लीजिए, जो शंकर भगवान का तीसरा नेत्र था उससे नयनार जोड़ लीजिए, ये शिव के उपासक थे। और अलवार जो है भगवान विष्णु के उपासक थे। चलिए तो आगे चलते हैं। राष्ट्रकूट